मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में लेसन 6 शुरू करेंगे, छठा लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक, इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसका अध्ययन इसमें हम करेंगे। परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में यदि उसके भौतिक गुणों या रासायनिक गुण बदल जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। यदि भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन के बारे में आप बताएंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए। भौतिक गुण जैसे कि रंग हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है, तो इनके अंदर परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक गुण कहेंगे। यानी कि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही क्या होता है, साथ ही अगर हम परिवर्तन का कारण हटा दें, परिवर्तन का जो कारण है, किस कारण से परिवर्तन हुआ है, वो अगर हटा दिया जाए तो जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है। पदार्थ की मूल अवस्था वापस क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जैसे कि देखिएगा, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने क्या किया, जल जो है H2O, इस जल को हमने ठंडा किया। ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगी। बर्फ भी क्या होती है? H2O। यानी कि पदार्थ के आकार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जल जो होता है वो लिक्विड होता है, बर्फ जो होती है वो सॉलिड या ठोस होती है। अब हमने क्या किया? परिवर्तन का कारण हटा दिया, यानी कि हमने ठंड जो है या जो तापमान कम है उसको चेंज कर दिया। ठंडापन जो है इसको बंद कर दिया। अब ठंड इसको महसूस नहीं हो रही है। तो गर्म अगर महसूस होगा तो बर्फ क्या होगी? धीरे धीरे वापस पिघल जाएगी और वापस क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यानी कि परिवर्तन का कारण, जैसे ठंडापन जैसे ही हमने हटाया तो जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में क्या आ गया? वापस आ गया। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, जो जल है इसको हमने क्या कर दिया? वाष्प बना दिया। यानी कि हमने इसे गर्म किया। गर्म करने पर क्या बन गई? वाष्प या गैस बन गई। अब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? ये भी H2O है, ये भी क्या है? H2O है। पदार्थ की अवस्था में सिर्फ क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। ये लिक्विड थी यानी कि द्रव अवस्था थी, और ये क्या है? गैस अवस्था है। अब जैसे ही इसको संघनन के द्वारा वापस संघनित करेंगे वाष्प को, तो वापस क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यानी कि जो पदार्थ की मूल अवस्था है वो वापस प्राप्त हो गई। गर्म को हटाने के कारण, गर्म जो इसका रीजन है, कारण है चेंज होने का, उसको हटाते ही वापस जल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी पढ़ते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम बात करें लोहे से जब चुंबक बनाई जाती है, लोहे से चुंबक का बनना, लोहे से चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है। चुंबक से वापस लोहा प्राप्त हो सकता है। नौसादर जो है, नौसादर इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र जो होता है वो पूछा जा सकता है, NH4Cl होता है। इसका अगर ऊर्ध्वपातन करें तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। गैस को अगर वापस संघनित करें तो ये वापस नौसादर में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा पानी में शक्कर का घुलना, पानी में शक्कर को घोल दिया,
इसको वापस पानी से शक्कर को अलग है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ भौतिक परिवर्तनों की बातें की, जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती अगर पिघल जाएगी, मोमबत्ती जो है अगर ये पिघल जाती है तो वापस इस मोम से क्या किया जा सकता है, मोमबत्ती को बनाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, जिसमें पदार्थ की उसी अवस्था को वापस प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो पदार्थ है इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुणों का मतलब हो गया रासायनिक संगठन से। इसका जो पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है, जो पदार्थ के अवयव हैं, वो ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होगा। जिस प्रकार से देखिए कि मैं कहूँ कि हमने दूध से दही बनाते हैं, तो दूध जो है इसके रासायनिक संगठन, इसका जो अवयव है, पदार्थ का जो मॉलिक्यूल है वो अलग है, दही के जो मॉलिक्यूल है वो अलग है। दूध से दही बना तो दूध जो है इसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि दही को वापस किस में नहीं चेंज कर सकते, दूध में चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूध होता है, इससे जब दही बनता है तो दही एक नया पदार्थ है, यानी कि नए पदार्थ का मतलब जो दूध है इसके अलावा एक और नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, जो क्या है, दही है। तो इसमें हमेशा नए पदार्थ का निर्माण सामान्यतः होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बनी हुई सब्जी का खराब होना, बनी हुई सब्जी जो है अगर ये खराब हो जाती है तो वापस इसे सही नहीं किया जा सकता, शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पे जंग लग जाता है तो वापस वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं होता और हमें नया जंग जो है नया पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलने में क्या होगा, मोमबत्ती में जो धागा होता है, ये धागा अगर पूर्णतः जल जाता है तो मोमबत्ती वापस जलेगी नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, धागा नहीं है। तो मोमबत्ती का जो जलना होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, मोमबत्ती का पिघलना जो होगा वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो ये हमने बात की भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। सब ध्यान रखना, इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। इसके अंदर रंग आकार, मतलब ये भौतिक गुण जो है ये परिवर्तित होंगे, इसमें रासायनिक संगठन ही परिवर्तित हो जाएगा। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा। इसमें जो पदार्थ है वो मूल अवस्था प्राप्त हो सकती है, इसमें मूल अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए ये स्थायी परिवर्तन होता है। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही ही रहेगा, उसको वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। और जबकि भौतिक परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि इससे जो मूल पदार्थ है वो वापस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल से हमने बर्फ़ बनाई तो बर्फ़ के रूप में पानी सदा नहीं रहेगा, उससे वापस क्या बनाया जा सकता है, जल का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि देखिएगा कि हमने दूध लिया, दूध में थोड़ी छाछ मिलाई, जिसे हम सामान्य भाषा में जावण कहते हैं, तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। यानी कि दूध की संरचना में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ।
यानी पदार्थ में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। जैसे कि मान लीजिए H2 + O2 लेते हैं और क्या बन जाता है, H2O जल का निर्माण हो जाता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, इससे जल का निर्माण हुआ, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो तीर का निशान होता है, इस तीर के निशान के इधर बाईं तरफ जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को हमें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जबकि तीर के निशान के जो दाईं तरफ पदार्थ होता है, जो बनता है, अभिक्रिया में निर्मित होता है, उसे हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अभिकारक जितनी सांद्रता में होता है, यानी कि दूध मान लीजिए, हम यहाँ पे दूध का उदाहरण लेते हैं वापस, दूध प्लस छाछ है या जावन है, इससे दही बना। तो दूध मान लीजिए हमने 5 लीटर लिया है और छाछ इसमें हमने मान लीजिए 1 लीटर मिलाई है, तो दही का जो निर्माण होगा वो कितना होगा, 6 लीटर होगा। यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है, जो सांद्रता होती है, वही किसकी रहेगी, उत्पाद की रहेगी। टोटल अभिकारक जो है ये 6 लीटर है और उत्पाद जो है वो भी कितना बनेगा, 6 लीटर बनेगा। न तो द्रव्यमान की कमी होगी, न ही द्रव्यमान की अधिकता यहाँ पे होगी। न तो ऐसा होगा कि 6 लीटर से कम दही बन जाए, न ऐसा होगा कि 6 लीटर से ज़्यादा दही बन जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इसे जब हम रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, इसे जब हम प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं, या मैं ये कहूँ कि जो अभिक्रिया होती है उसमें पदार्थों को अणुसूत्र प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं या लिखते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई और हमें जल प्राप्त हुआ। अब इस अभिक्रिया को हम अगर प्रतीकों के रूप में दर्शाएं इस प्रकार से, तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान होता है, मैंने आपको बता दिया, इसके जो बाईं तरफ पदार्थ होता है ये अभिकारक कहलाता है। इसके दाईं तरफ जो पदार्थ होता है जो निर्मित होता है अभिक्रिया में, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। और जो अभिकारक होता है ये बाईं तरफ लिखा जाता है, उत्पाद जो होता है ये दाईं तरफ लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, हम किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको कुछ बिंदुओं के हिसाब से पढ़ेंगे, देखना। पहला बिंदु है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्रियाकारक को लिखेंगे, ये क्रियाकारक है। उसके बाद में तीर का निशान लगाएंगे और उसके बाद में किसको लिखेंगे, उत्पाद को लिखेंगे। सबसे पहले क्रियाकारक को लिखेंगे, उसके बाद में तीर का निशान लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उत्पाद को लिखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर जो अभिकारक या उत्पाद है, अभिकारक या उत्पाद की जो संख्या है वो अधिक है,
तो उसमें क्या करते हैं हम, उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे अभिकारक में दो अभिकारक हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इनके दोनों के मध्य क्या लगा रखा है, प्लस का चिन्ह लगा रखा है। तो इस प्रकार से हमें जब अभिकारक या उत्पाद दोनों अधिक हों तो हम उनके मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरी बात करें तो रासायनिक संयोजन का जो द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ मैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि इनका जो द्रव्यमान होता है अभिक्रिया में वो बदलता नहीं है, न तो नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को, न ही उसे निर्मित किया जा सकता है। यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, संपूर्ण अभिक्रिया का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दूध और दही का एग्जाम्पल दिया था, दूध प्लस में मैं जावन मिलाता हूँ और दही बन जाती है। तो जितना दूध और जावन हम टोटली लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 6 लीटर लिया, ये मान लीजिए 5 लीटर लिया, ये 1 लीटर लिया, तो दही जो बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 6 लीटर बनेगी। यानी कि जो पदार्थ है, चाहे वो अभिकारक जो है वो जितना होगा उतना ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। आगे बात करते हैं दोनों ओर के अणुओं की संख्या को। जो अभिकारक है इस अभिकारक में और जो उत्पाद है इस उत्पाद में जो अणु है, इन अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है उसका नाम होता है अनुमान विधि। यानी कि हम अनुमान लगा कर उस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करें। रासायनिक समीकरण जो है इसे संतुलित करने के लिए समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हमें सर्वप्रथम जो अणु है उन अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी अन्य तत्व, अन्य अणु हैं, परमाणु हैं, उनको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे कि देखिएगा कि मैं लेता हूँ C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसकी क्रिया मैंने ऑक्सीजन से करवा दी तो बना CO2 प्लस H2। अब क्या होता है कि इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो पदार्थ बच गया उसको संतुलित करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़िए क्या बच गया, कार्बन बच गया। अब हमें ये देखना है कि दोनों तरफ कार्बन की संख्या, यानी कि अभिकारक में कार्बन की संख्या और उत्पाद में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिएगा इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। कार्बन के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, कार्बन को 3 करेंगे। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। 8 करनी है अपने को हाइड्रोजन इस तरफ। तो क्या होता है कि जब तत्व के नीचे कोई संख्या लिखी होती है और उसके आगे हम अगर कोई संख्या लिखेंगे तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यानी कि 2 को हम 8 करेंगे तो 2 चौके 8 होता है। इसके आगे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यानी कि 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। गुना करेंगे यहाँ पे इसको, तो यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। उत्पाद में भी 8 हो गई और अभिकारक में भी 8 हो गई। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे,
2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, देखिए ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यौगिक में पूरे यौगिक के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी 4 तो ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। 6 ऑक्सीजन ये रही और 4 ऑक्सीजन ये रही, यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 10 है। 6 इसमें है, 4 इसमें है, यानी कि टोटल कितनी है, 10 है। यहाँ पे ऑक्सीजन को टोटल 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 को 10 करेंगे तो 5 से गुना करा देंगे, 5 दूनी 10। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी इधर अभिकारक में भी 10 हो गई संख्या, इधर भी क्या हो गई, 10 हो गई। यानी कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़िए पहले सभी बाकी परमाणुओं को संतुलित करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, समीकरण जो होती है वो संतुलित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5वें की। रासायनिक समीकरण जो होता है, इस रासायनिक समीकरण में संतुलित करने के लिए 6 पॉइंट की बात करते हैं। 5वां ये पॉइंट हमने पढ़ लिया अभी, संतुलित करने वाला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला। आगे हम बात करते हैं, समीकरण जो होती है उसको संतुलित करने के पश्चात जो भौतिक अवस्था होती है परमाणुओं की, अणुओं की, उस भौतिक अवस्था को अगर वो ठोस है तो एस रूप में, अगर वो तरल है तो उसको लिक्विड रूप में, एल के रूप में, अगर वो गैस है तो उसको जी के रूप में, और अगर उसका जो विलयन है, विलयन रूप में है वो, तो उसे हम एक्वस के रूप में, एक्यू के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिएगा C+O2 है, CO2 बना, तो यहाँ पे कार्बन क्या है, सॉलिड ठोस है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और CO2 भी क्या है, गैस है। इसी प्रकार देखिए H2+O2 H2O लेते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है। तो हमने इनके नीचे कोष्टक में क्या लिख दिया, LG एस से इसको निरूपित किया है। अब देखिए जलीय विलयन के रूप में हो, जैसे कि मान लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको जल में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला हुआ है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, AQ। ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो इनके नीचे भौतिक अवस्थाओं को हमें लिख देते हैं। आगे बात करते हैं कि अभिकारक जो उत्पाद जो है, अभिकारक जो है वो उत्पाद में जब चेंज हो रहा है, अगर वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक बन सकता है, यानी कि ये दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक जो है इससे उत्पाद बन जाता है, उत्पाद से वापस क्या बन जाता है, अभिकारक बन जाता है। तो इनके मध्य जो तीर का निशान आएगा वो इस प्रकार का आएगा, ऐसा तीर का निशान हमें लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में और पश्च दिशा में, यानी प्रतीप दिशा में, दोनों दिशाओं में चल सकती है। अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है। आगे बात करते हैं, अगर अभिक्रिया जो है इसमें संपन्न होने में अगर ताप व दाब लग रहा है तो उस ताप व दाब को हम क्या करेंगे, अब इस तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि देखिएगा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इससे NH3 अमोनिया बन रहा है, तो इसमें जो ताप लग रहा है वो 773 केल्विन है, जो दाब लग रहा है वो 200 ATM है। तो इसको तीर के निशान के ऊपर हमें दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्माशोषी जिसमें अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर ऐसी अभिक्रियाएं हैं तो इनके अंदर जो हमें ऊष्मा को लिखेंगे वो प्लस व माइनस चिन्ह के रूप में लिखते हैं। जैसे कि देखिएगा N2 प्लस H2 की क्रिया करवाई तो क्या बना, NH
थरी बना। तो इसमें उष्मा निकलती है, उष्मा छिपी है, तो प्लस का निशान लगा के यहाँ पे हम किसको दर्शाएंगे, उष्मा को दर्शाएंगे, जो होती है 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसी प्रकार अगर उष्मा शोषीय अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, जैसे N2 + O2 NO2 का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिख देंगे, उष्मा को लिख देंगे, इतनी उष्मा क्या की गई है, अवशोषित की गई है 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये माइनस प्लस का चिन्ह कब लगाया जाता है, जब वो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी व उष्मा शोषी होती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उष्मा होती है, सॉरी अभिक्रिया जो होती है, इसमें अगर उत्प्रेरक को यूज में लिया गया है तो इस उत्प्रेरक को भी हम कहाँ लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है जिसे हम एथीन बोल रहे हैं। इसकी क्रिया अगर H2 हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो इसमें एक उत्प्रेरक काम में आता है जिसे निकल बोलते हैं। तो इस निकल को हम कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, जिसके कारण ये अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी और एथेन का निर्माण हो जाएगा। ये हमने बात की समीकरण को लिखने की, समीकरण को लिखने का तरीका होता है ये पूर्णतया। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों लिखते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बात करें बिंदुओं के रूप में। पहला है कि हम क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रियाकारक और जो उत्पाद इसमें लिखा हुआ है, ये जो क्रियाकारक है, ये जो उत्पाद है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, जैसे कि इनका द्रव्यमान कितना है, ये सब हमें मालूम हो जाता है आसानी से। दूसरी बात करें तो इनकी भौतिक अवस्थाओं की भी जानकारी हो जाती है। भौतिक अवस्था का मतलब, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से H2O बना था, तो इनके नीचे हमने गैस लिखा था और लिक्विड लिखा था, तो हमें पता चल जाता है कि ये लिक्विड है या स्टेट फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है या गैसीय अवस्था है। तीसरी अगर बात करें तो रासायनिक जो समीकरण होती है उसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, तो इनका हमें क्या हो जाता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस अभिक्रिया को होने के लिए कौन सा उत्प्रेरक मिलाया गया है, कितना दाब है, कितना ताप है, ये उस समीकरण के तीर के निशान के ऊपर लिखे होते हैं, जिससे हमें समीकरण से ही पता चल जाता है कि ये अभिक्रिया इतने दाब व ताप पर हुई है। नेक्स्ट बात करें तो अगर उष्मा क्षेपी है अभिक्रिया, अगर उष्मा शोषी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस व माइनस का चिन्ह लगा के उष्मा को लिखते हैं, जिससे हमें यह भी पता चल जाता है कि ये जो उपरोक्त अभिक्रिया जो हो रही है, ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है, और इनमें से कितनी उष्मा निकल रही है या कितनी ये अवशोषित कर रहा है। इसके अलावा समीकरण जो होता है उससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता लग जाता है। अगर अभिक्रिया में चिन्ह ये लगा है समीकरण में बीच में, तो यानी कि अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय है। और जो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उससे उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिक्रिया बन सकती है। अब उत्पाद से असमिक अभिकारक जो है वो बन सकता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गई कुछ विशेषताएं इसकी कुछ कमियां भी हैं। रासायनिक समीकरण की कमियां या जो सीमाएं हैं वो क्या है, हम जो समीकरण होती है उस समीकरण की पूर्णता की जानकारी नहीं दे सकती। हम ये नहीं बता सकते ये जो अभिक्रिया हो रही है ये कितने समय में हो जाएगी या कब पूरी हो जाएगी। तो ये जो है समीकरण की जो पूर्ण होने की जो टाइम है, जो जानकारी है, वो हमें इस समीकरण से प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात करें तो क्रियाकारक और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता कितनी है, कितनी मात्रा में वो लिया गया है, वो हम इस